लास्ट क्लास हम लोग नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात किए थे और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सब निकालने देगा तो आप बता सकते हो ना। लेकिन दो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं जो न्यूट्रल होते हैं। कौन कौन है वो दोनों, बताओ। आप बताओ उधर से कौन कौन है। हाँ, NO और N2O। बैठो, आप बताओ जी इधर से इसको दिखाओ जरा। हाँ, नाम बताइए N2O का। हाँ, लाफिंग गैस। और दूसरा नाम क्या है दूसरा? नाइट्रस क्या? ऑक्साइड। और NO का नाम क्या है? नाइट्रिक, बैठो, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये हम बात किए थे। और अगर हम पूछे कि इन सब स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, बताइए आप, कौन है सबसे ज्यादा एसिडिक? N2O5। क्यों? वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होता है +5, तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। और जो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को तो एसिड कहते हैं। जो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या कहते हैं? एसिड का उल्टा बेसिक। तो बेसिक जो एक्सेप्ट करे वो एसिड, और जो डोनेट करे वो बेस। आगे पढ़ेंगे आज, ठीक है, बैठो। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास किया था, ऑक्साइड्स पढ़ रहे थे। किसके? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आज हम बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के दो ऑक्साइड पढ़ने हैं और दोनों का स्ट्रक्चर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो पहला लिखो P4O6, इसका नाम है। इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? P2O3, 2 कॉमन लेंगे तो इसको पढ़ते हैं फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड। लिख लीजिए नाम इसका, फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड। एक होता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। डाइमर में एग्जिस्ट करता है, 2 मॉलिक्यूल ऐसा आता है तो ये बनता है। चलिए लिखिए यहाँ तक जल्दी से। और ऑक्सीजन कितने हैं? इसका बनाते हैं। ये ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो देखिए कैसे बनाएंगे। फास्फोरस हम 4 लेंगे, 1 2 3 4। P4 का नहीं बनाए थे व्हाइट फास्फोरस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, वैसा ही लेंगे, वैसा ले लिए। और सब फास्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन का ब्रिजिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एक एक ऑक्सीजन का ब्रिजिंग। ब्रिज किया ना जी, ये दोनों के बीच में जोड़ने के लिए ऑक्सीजन यूज कर ली। बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, अब हर फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन की ब्रिजिंग हो चुकी है क्या? देखो तो, इन दोनों के बीच में हो गया, इन दोनों के बीच में, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं हुआ। तो इन दोनों के बीच में भी ब्रिजिंग कीजिए ऑक्सीजन का। ये लीजिए, हमने कर दिया। बोलो, और कौन छूट रहा है? किसी को नहीं छोड़ेंगे, गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो सबको हम एक एक ऑक्सीजन देंगे। आया बात समझ में? अब तुम ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर बनाना बड़ा सिंपल है कि नहीं है? 4 फास्फोरस लीजिए, सबके बीच में ब्रिजिंग कर दीजिए। किसकी? ऑक्सीजन की। अब बताओ फास्फोरस का कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है बॉन्डिंग बनाने में? 3। अब फास्फोरस में होता है कितना? 5। तो सब जगह केवल लोन पेयर पाया जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया? ये किसका स्ट्रक्चर बना? P4O10 का। अब बात P4O6 का। बात रहा ये लोन पेयर दिखाना है क्या? नहीं, ये नहीं बनाओगे ना बाबू तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? किसका स्ट्रक्चर है बोलो? P4। तो P4O10 का कितने लोग बना सकते हो? बनाओ जरा, खुद से ट्राई करो। हम देते हैं P4O10 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। चलिए बनाइए। मतलब नया कुछ नहीं बनाना है, जैसा ये पहला था P4। इन सब के बीच में ब्रिजिंग किसकी? बोलिए, ऑक्सीजन की। 4 ऑक्सीजन तो ऐसे लग गए, और 2 ऑक्सीजन कैसे? ऐसा, ये और ये। बोलिए, 6 ऑक्सीजन हो गए। अब 4 ही ऑक्सीजन बचे। आपको पता है ना, एक एक लोन पेयर बच रहा है। तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बन सकता ऑक्सीजन, यहाँ भी डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन सकता है, और यहाँ भी डबल बॉन्ड। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? P4O10 का। कोई नया स्ट्रक्चर याद करना है क्या? तो देख लेना, बाद में जाएगा नहीं कहीं। यहाँ ध्यान दो, ये इसमें कोई दिक्कत आएगा नहीं। कितने लोग का सही हुआ जी? ठीक। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा?
क्या आंसर होगा? कितने लोग 6 कह रहे हैं? हाथ उठाइए। P4O10 के लिए P4O10 के लिए 6 बिल्कुल सही बात है। देखिए ना, ब्रिजिंग ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये तो वो ब्रिजिंग में नहीं है, सिंगल एलिमेंट से अटैच है। अच्छा, अगर इसमें पूछता तो भी 6 होता। आ रहा है बात में, क्योंकि फिर से ब्रिजिंग ऑक्सीजन A1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये तो सिंगल इसके साथ ही है। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया जो एग्जाम पूछता है। और इसमें क्या पूछ सकता है? इसमें ये पूछ सकता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए जी, किसका ज्यादा होगा? आपको पता है किसका ज्यादा होगा? जल्दी से बोलो। P4O6 का या P4O10 का? किसका होगा? हाँ, क्योंकि इसका +5 आएगा और इसका तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो कभी भी इस समय ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना। जब जब एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए कंपेयर करने का, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के भी बता सकते हो। या फिर ऑक्सीडेशन नंबर जिसका सेम हो जाए, तब क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? बोलो। अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो जाए तो क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था, तब क्या यूज करेंगे? बोलो, लास्ट क्लास में बोला था। अरे ये सारे मेटल एंड नॉन मेटल, ऑक्साइड है ना जे, तो मेटल एंड नॉन मेटल नहीं बता सकते। जैसे N2O3 है, ठीक। इसी में इसका लास्ट एलिमेंट कौन था? ग्रुप 15 का याद है? एंटीमनी या बिस्मथ? चलो एंटीमनी ले लो या बिस्मथ ले लो। चलो, तो देखो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा यहाँ? +3 तो बताइए इन दोनों में बढ़िया वाला एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर आंसर कर पाए क्या? नहीं। लेकिन आप जानते हो नाइट्रोजन कैसा होता है? नॉन मेटल। ये कैसा होता है? जैसे जैसे नीचे जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर घटता है, सॉरी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऊपर की ओर जाने। तो ये ज्यादा नॉन मेटालिक ही ना जी, आप पढ़े हो 9th-10th में कि नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक। तो कभी ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ जाए तो याद रखिएगा, जो ज्यादा नॉन मेटालिक वो ज्यादा एसिडिक। बोलिए, कोई दिक्कत? बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन? इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग को बिलीव नहीं होगा, जेईई मेन में भी पूछा हुआ देखो। लेकिन हाँ, लैंग्वेज के फॉर्म में पूछा है, जहाँ के 4-5 स्टेटमेंट आते हैं। 4-5 स्टेटमेंट इन द सेंस कि आपको बताना ये सब में कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। जैसे देखो, ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट, डाई नाइट्रोजन इज डाई एटॉमिक विच एक्ट एज ए इनर्ट गैस। सही या गलत? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। आपको लास्ट में चुनना होगा ABCD कितने सही है इसमें, ठीक है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस ग्रुप इज -3 +3 +5। सही या गलत? ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं। -3 पॉसिबल है? हाँ है, क्योंकि गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, +3 पॉसिबल है? ऑफकोर्स पॉसिबल है, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। और +5 पॉसिबल है? ऑफकोर्स फास्फोरस के केस में है ना, देखो जी +5, ठीक है, ये भी ट्रू है। आगे आइए, नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू p5 मल्टीपल बॉन्ड। p5 बॉन्ड नाइट्रोजन बना सकता है, यस या नो? चलो देखते हैं। 1s2 2s2 2s2 p5 बॉन्ड का मतलब समझे? नहीं समझे तो समझो ही। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा बात है। देखो, रिएक्शन में कौन भाग लेता है? जो अनस्टेबल है। जैसे पढ़ाई में कौन भाग लेता है? बेरोजगारी आदमी लोग ना भाग लेंगे जी। स्टेबल लोग क्यों भाग लेंगे? जिनका एग्जाम निकल गया वो भाग लेते हैं क्या? ज्यादातर नॉर्मल केस में। उसी तरह से ये देखो, ये p ऑर्बिटल्स ये क्या है? अनस्टेबल है। कैसे पता? देखो, ये फुल्ली फिल्ड नहीं है, ये सब भरा हुआ है, भाग लेगा रिएक्शन में? नहीं। आपने पढ़ा है कि हमेशा रिएक्शन में कौन भाग लेता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको कि सिंपल भाषा में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब भाई रिएक्शन में जो भाग लेगा वही बॉन्डिंग बनाएगा। ये कौन सा ऑर्बिटल है? तुमको पता है, p ऑर्बिटल है। ये कौन है? p। ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, तो किसकी किसकी बॉन्डिंग हो रही है? p और p की। आ रहा है pp। अब pp आपका पाई बॉन्ड बनाता है, तो p5 बॉन्डिंग पॉसिबल है कि नहीं? हाँ, ऑफकोर्स सही है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? आया समझ में? अरे एगो ऐसे बॉन्ड बनता था एक्सियल ओवरलैपिंग, एगो हेड टू हेड सिग्मा। तो पी और पी का तो जानते हो डबल शेप होता है, तो सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है। तो वो क्या बोला? p5 पॉसिबल है? हाँ है। क्यों नहीं? क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? क्योंकि सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है। यहाँ पे कौन बना रहा है? पाई, ठीक है। कोई डाउट?
तो पी पाई बॉन्डिंग नाइट्रोजन के केस में पॉसिबल है। हाँ, लास्ट ऑर्बिटल देख लीजिएगा, पी या डी, ऐसे ही कभी कभी पूछ देगा पी पाई डी पाई पॉसिबल है, तो आप चेक कीजिएगा जो एलिमेंट है उसका लास्ट ऑर्बिट पी में आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट का डी में आना चाहिए, तब पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। कोई दिक्कत पी पाई डी पाई बॉन्डिंग से नहीं ना। जितना भी टर्म दे आप उसको सिंपल भाषा में, अपने भाषा में समझ के रखिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी ये भी बात सही है, कोई दिक्कत। देखिए नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये सही है या गलत? +5 इंक्रीज करता है नीचे जाने पे? अरे भाई नाइट्रोजन का तो +3 होता है, +5 होता नहीं है। जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा वैकेंट डी ऑर्बिटल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सब में डी ऑर्बिटल खाली है, तो +5 में रहना चाहेगा, रहना चाहेगा। इसीलिए बाबू कह रहे हैं स्टेटमेंट का क्वेश्चन एक बार बनाइए पढ़ के। आपको सब पता रहते हुए भी आप क्वेश्चन गलत कर दोगे, क्यों करोगे? पता चल रहा है ना, क्योंकि ये लैंग्वेज हमको, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है या कॉपी में नहीं लिखा है, लेकिन जब तक आप इस तरह से लिख के एक बार पढ़िएगा नहीं तो दिक्कत आता है। जैसे देखते हो ना असर्शन रीजन में क्वेश्चन में दिक्कत आता है, पैसेज वाले प्रॉब्लम दिक्कत आता है, क्यों? क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन कभी हमने प्रैक्टिस किए नहीं, भले आपको उसका आंसर पता हो, लेकिन उस तरह का जब तक क्वेश्चन नहीं बनाया उसके लिए आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए ये सब क्वेश्चन 2024 में जेई मैंने पूछा, और इसमें कोई ऐसा चीज नहीं था जो आपको कॉपी में नाइट्रोजन का नहीं बताया हुआ। जैसे देखो, नाइट्रोजन शो जाए मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 6, बात सही या गलत? गलत। नाइट्रोजन का कितना होता है? 4 ही ऑर्बिटल बन सकते हैं, 5 नहीं होते हैं, 5 या 6 नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर मिल गया आपको, ठीक है। ऊपर के 4 सही है और लास्ट रॉन्ग है। इसमें ऑप्शन में चूज कर लेना, ABCD कौन में मिल जाएगा, वो आपका सही हो। आ रहा है बात समझ में? तो ये सारे टॉपिक्स पढ़े होने के बावजूद भी मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा सही आपसे बन ही जाएगा, इसीलिए एक बार क्वेश्चन बैंक बनाना चाहिए ताकि आइडिया भी लग जाए और स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी बना ले। जैसे देखो पी ब्लॉक के बारे में पूछा है, पी ब्लॉक के बारे में पढ़ाया ना। पी ब्लॉक सुनिए, नॉन मेटल हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल, बात सही या गलत? नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है मेटल से, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात ना कर रहा है, क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, अरे नाम में आंसर छुपा हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन लेने का उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता ही है सबसे ज्यादा किसमें होता है? फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, नहीं सर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको याद होगा तो कार्बन से ज्यादा ये सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल में पाया जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है। हम बोले थे पी ब्लॉक में नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड तीनों पाया जाता है, पाया जाता है कि नहीं? ठीक है, तो पढ़िए ऐसा क्वेश्चन, हम ही पढ़ते रहते हैं, हम ही बनाते रहते हैं। नॉन मेटल हैव लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन मेटल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझते हो? इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? मेटल से या नॉन मेटल से? मेटल से। तो नॉन मेटल से निकालना तो बहुत टफ है, वो बेचारा इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ये यहाँ ये कह रहा है कि नॉन मेटल हैव लोअर आयोनाइजेशन, नॉन मेटल का लोअर होगा नहीं हाइयर होगा, तो ये फॉल्स हो गया, आप चुन लोगे ना इस तरह से। अच्छा आगे आइए, कंपाउंड फॉर्म बिटवीन हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल एंड हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर जनरली आयनिक। बहुत ज्यादा जो रिएक्टिव रहते हैं जैसे ये सब फ्लोरीन, ठीक है, नॉन मेटल का, जो मेटल का जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये क्या आयनिक कंपाउंड बनाता है, ऐसा बात बोल रहा है? हाँ ऑफकोर्स बनाता है, नहीं कैटायन नहीं मेनायन। आप देखो ज्यादातर शेयरिंग कौन करता है? जो कम जैसे एल्युमिनियम हो गया या कार्बन हो गया, आइस का रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ये कम रिएक्टिव है नॉन मेटल और कम रिएक्टिव है आपका मेटल। अगर इन दोनों का बात करेंगे तब जाके तुम्हारा जैसे BeCl2 ये सब तुम्हारा कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। कारण क्या है? ये भी कम रिएक्टिव, ये भी कम रिएक्टिव। लेकिन जैसे ही सोडियम क्लोराइड लेंगे, ये दोनों बहुत रिएक्टिव है, तो कैसा कंपाउंड बनेगा? आयनिक। देखो बाद में पढ़ोगे या केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होगे कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इससे ज़्यादा रहता है ना तो कैसा बनता है? आयनिक कंपाउंड। लेकिन उतना छोड़ो, ये सब वैल्यू नहीं रखते हैं, हमको खाली इतना पूछा है ज़्यादा रिएक्टिव मेटल सोडियम ले लो और ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल क्लोरीन ले लो,
और सोचो इसके बारे में, आयनिक के कोवेलेंट। आयनिक, तो ये बात सही कि गलत? सही, ठीक है, ट्रू। नॉन मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। कितना बच्चा लोग बोलो, नहीं है ना? नॉन मेटल बताया था ना अभी एसिडिक होगा, तो हम बोल रहे हैं ना कि सबसे भी जो इतना छोटा छोटा ऑप्शन देख रहे हो, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है बोर्ड में, बड़ा सिंपल से आएगा, ठीक है। हाँ, मेटल ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक और न्यूट्रल, ये बात सही है। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक होता है, और न्यूट्रल तो होता नहीं। न्यूट्रल लास्ट क्लास में पढ़ाए थे ना, न्यूट्रल ऑक्साइड किसके होते हैं? नॉन मेटल के। तुम देखो ध्यान से, कौन कौन बताए थे? N2O और NO, नॉन मेटल का ऑक्साइड है जी, जो न्यूट्रल है। और कौन था? H2O। और कौन था? कार्बन मोनोऑक्साइड। सब नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड में प्रॉपर्टी होता है कि या तो न्यूट्रल हो या फिर वो कैसा हो? एसिडिक। जैसे ये चारों एसिडिक था, NO2, N2O5, देखो ये सब कैसा है? एसिडिक। जैसे ये नॉन मेटल है फास्फोरस, और ये फास्फोरस, ये दोनों कैसा है? एसिडिक। बोलिए, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये फास्फोरस का ऑक्साइड था। तो हम आपको कल जो क्लास अब्सेंट किए सुन लीजिए, ग्रुप 15 का, कल तो क्लास नहीं होता, जो भी लास्ट क्लास था, ग्रुप 15 का हम रिएक्शन कराएंगे 3 चीज़ों से। एक ऑक्साइड से, ऑक्सीजन से, दूसरा हैलोजन से यानी हैलाइड बनाएंगे, और तीसरा हाइड्रोजन से यानी हाइड्राइड्स बनाएंगे। तो यही तीनों हम 1 by 1 पढ़ते हैं। पहला खत्म हो गया ऑक्साइड, दूसरा बात करते हैं हैलाइड्स। तो लिखो हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15। इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, आपको स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए। देखिए एक बात बताओ, ये दो को बनाओ, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करते हैं। नाइट्रोजन छोटा सा स्मॉलेस्ट साइज, इस समय कॉमन क्या है जी? क्या उससे फर्क पड़ेगा? नहीं। कंपेयर जब करेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट से करेंगे। पहले ही बताओ दोनों का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। पहला वाला NF3 का स्ट्रक्चर पता है तुमको? ये ऐसे बनता है। ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पिरामिडल से। और इसको भी ब्रोमी, यहाँ आयोडीन है, सॉरी आयोडीन है, ये भी पिरामिडल। अच्छा, हम तुमसे खाली इतना पूछे, क्या कोई डाउट है? हम तुमसे इतना पूछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी हम बोले थे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। अब बताइए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा? ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, आयोडीन की सबसे कम। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रहेगा तो ज्यादा अपनी ओर कौन खींचेगा? फ्लोरीन अपनी ओर खींच के रखेगा कि नहीं? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, आया बात समझ में? ये बहुत ज्यादा अपनी ओर खींच के रखेगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इतना नहीं खींचेगा जितना फ्लोरीन खींचेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके लिए मैं जरा कुछ बातें लिखता हूं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की नहीं बात कर रहा हूं, फ्लोरीन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन बढ़ा कि घटा? मोर। अब अगर मोर है तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट लो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स फ्लोरीन इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉनिटी का मतलब यही होता है, इंक्रीज। अब बताओ, हम तुमसे एक बात पूछे, सब इलेक्ट्रॉन ही लोग खींच लिया, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा कि बढ़ा? बोलिए। और नाइट्रोजन एटम, ए भाई इससे सब खींच लिया, इस नाइट्रोजन से दूर चला गया, तो घटेगा कि बढ़ेगा? डिक्रीज होगा। अब अगर नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटा तो बताइए यहाँ रिपल्सन कम या ज्यादा? रिपल्सन कम। अब अगर रिपल्सन कम तो बताइए रिपल्सन लेस। अगर रिपल्सन लेस तो बताइए बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। भाई रिपल्सन है ही नहीं तो दूरी क्यों रखेंगे किसी से? अगर रिपल्सन कम है तो डिस्टेंस को बढ़ाते हैं क्या? नहीं। डिस्टेंस कब बढ़ाते हैं? जब रिपल्सन ज्यादा रहे। दो बच्चा जब घर में झगड़ा कर लेता है तो दोनों बच्चे को माँ बाप क्या करते हैं? वो इस कमरा में, वो उस कमरा में, आए घंटा में दोनों शांत हो जाता है, भूला जाता है लड़ाई झगड़ा हम लोग किए थे, ठीक है ना। तो इस तरह से उस समय एक दूसरे का शकल नहीं देखना चाह रहा था दोनों, है ना, क्योंकि रिपल्सन बहुत ज्यादा था, गुस्सा बहुत ज्यादा। अच्छा गुस्सा खत्म, फिर छोड़ दो, दोनों मस्त रहेगा। लेकिन जिस समय गुस्सा था उस समय छोड़ देता था, स्टेबिलिटी नहीं रहती, एक बच्चा कम हो जाता घर में, है ना, ठीक है। तो अरे सबका भाई बहन लड़ता है, उनको पता है। देखो यहाँ पे, है ना, लड़ाई जब होता है तो लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान समझ लेता है अपने आप को, सामने वाला पाकिस्तान समझ लेता है, ठीक है। खैर, तो बात ये है
कि उसको शांत कराने के लिए क्या किया, दोनों का डिस्टेंस बढ़ा दिया, रिपल्सन कम, अपने आप स्टेबिलिटी बढ़ गई। यहाँ पे भी वही काम करेंगे। यहाँ पे देखिए इसके केस में रिपल्सन लेस, तो बॉन्ड एंगल भी, बॉन्ड एंगल क्या होगा बोलो, लेस। भाई ज्यादा दूरी करने की जरूरत नहीं है। अब अच्छा बताओ, दो गो बच्चा साथ में अच्छे से खेल रहा है, आप उसको दूर दूर करोगे, नहीं खेलने दो, ठीक है, परेशान हमको नहीं कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके केस में, इसके केस में इलेक्ट्रॉन किसकी ज्यादा, फ्लोरीन से ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन अपने पास इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा रखेगा तो बताओ रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा रखना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका, यानी कि नीचे जाने पर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका, Ni3, उसके बाद Nb3, उसके बाद NCl3, उसके बाद NF3। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? एक नंबर का क्वेश्चन इसे पूछेगा आपके बोर्ड में और कंपटीशन में, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो यहाँ पे जगह खाली रखना, एरो हम बना देंगे, कौन घट रहा है कौन बढ़ रहा है, रीजन नीचे लिख दिए, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, हम पढ़ रहे हैं हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 और उसमें हमने बात किया ये हैलाइड्स की, ठीक है। पहला हेलो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन फैमिली इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि सॉल्ट प्रोड्यूसर होता है ग्रुप 17, ठीक है। तो ये आप बना लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन ही हम आपको फिर से देते हैं इस पे बनाने के लिए। इसमें पूछेगा बेसिक स्ट्रेंथ, क्या पूछेगा, बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। बेसिक स्ट्रेंथ समझते हो किसको कहते हैं जी, बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा। अच्छा बेस का मतलब नेचर क्या होता है पहले बताओ, इलेक्ट्रॉन के टर्म में बताओ। जैसे एसिड का क्या होता था बोलो, ये बात लिख लो जी, तो भूल गया 11th वाला। एक्सेप्टर ऑफ, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो एसिड, आज जो डोनेट करेगा वो बेस। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि याद करो एसिड किसके कारण होता है, H+ आयन जिसके पास हो एसिड, ये H+ आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं ना, ये एक्सेप्ट करेगा। लेकिन बेस किसके कारण होता है, OH में। अब बताओ इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये डोनेट कर सकते। तो सिंपल सा जवाब इसी में मिल रहा है, कोई अलग से थोड़े रट्टा मारना है। हालांकि ये सब कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था कौन चैप्टर में, ये बताओ। अरे चैप्टर का नाम बता दो, कॉन्सेप्ट नहीं बताते तो। ये वो 11th का चैप्टर पढ़ाया हूँ, वो उसका नाम क्या है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो तो देखिए बॉन्ड एंगल का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आयोडीन। इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि रिपल्सन कम हो, और डिस्टेंस ज़्यादा रखने का मतलब बॉन्ड एंगल ज़्यादा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा मतलब Ni3 का सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल। अच्छा सेम पैटर्न बेसिक स्ट्रेंथ, हम जानते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी वो बेसिक ज़्यादा होगा। तो बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा किस में है, Ni3 में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ये खींच रहा है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत किसी को। तो ये था तुम्हारा हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 जिसमें नाइट्रोजन फैमिली आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं हाइड्राइड्स, लिखो हाइड्राइड्स ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। तभी अपना जवाब देना, आप बीच में भी बता सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, जब आप ऊपर से नीचे आइएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी। तो आप बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका, नाइट्रोजन का। अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्यों खींचेगा, कि उसकी स्केलेटिविटी मोर होती है। तो बताओ हम पूछे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम बढ़ेगा कि घटेगा, तो मोर, ये ज्यादा। अब बताओ अगर ये है तो रिपल्सन बढ़ेगा या घटेगा, रिपल्सन मोर। अच्छा रिपल्सन अगर ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, और वही डिस्टेंस क्या कहलाता है, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, यस बोलिए कोई दिक्कत। सेम चीज यहाँ सोचो ना जी, इसका इलेक्ट्रॉन कम तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो रिपल्सन कम,
तो रिपल्सन कम तो बॉन्ड एंगल भी कम। आप लिखना है तो सब लिख लो, इसको यही सेम बात लिखो, बस खाली लेस लगा दो, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस रिपल्सन, तो बॉन्ड एंगल भी बॉन्ड एंगल मोर हो जाएगा। यहाँ पे तो मोर मत है, सॉरी, बॉन्ड एंगल मोर, और इस केस में लेस। कोई डाउट किसी को? समझ में आया? सेम क्वेश्चन है कि नहीं? यानी कि अगर पूछे बताओ जी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका, तो क्या बोलोगे? NH3 का, उसके बाद PH3, उसके बाद ASH3, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथ। इतना बात समझ में आ गया तो मेरे अगले सवाल का जवाब दो कि अभी तुमको हम बता दिए कि अमोनिया चाहे ये सब कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। क्यों होगा बेसिक, बोलो जल्दी से? क्योंकि इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये लोग कैसे बिहेव करेंगे, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगला सवाल ये पूछेगा ठीक है पांचों बेसिक है वो समझ गए, लेकिन इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन होगा, ये जवाब देना। तो बताइए तो सबसे अच्छा बेसिक कौन? NH3 का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, क्यों? बॉन्ड एंगल से क्या लेना देना जी, बॉन्ड एंगल से नहीं लेना देना। बेसिक किसको कहते हैं, अभी बताया था, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट कर दे। जो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, बेसिक, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताइए सबसे फास्ट डोनेट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। अरे भाई पैसे ज्यादा होंगे तब ना डोनेट करोगे, अपनी जरूरत से ज्यादा हमारे पास होगा तभी ना हम डोनेशन देते हैं, नहीं तो क्यों ही देंगे। तो भाई किसके पास जरूरत से ज्यादा है, NH3 अपनी जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखा है, देखो, इसीलिए क्या करेगा, डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कंडीशन को ही क्या कहते हैं, बोलो? डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ मोर हो जाएगा। यानी हम तुमको नहीं बोले थे कि जिधर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, जिधर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा उसी डायरेक्शन में कौन बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ। आगे जवाब सेम सेम, बेसिक स्ट्रेंथ सेम। तो इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा पैटर्न पकड़ लो तो हर बार वही सवाल आएगा और वही कॉन्सेप्ट पे उसका आंसर भी निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा कौन होगा बताइए, NH3, फिर PH3, फिर ASH3, देन एंटीमनी एंड देन लास्ट B। बोलिए कोई दिक्कत इसमें किसी को? यहाँ तक समझ में आया? तो जब भी याद रहे बॉन्ड एंगल पूछे या फिर बेसिक स्ट्रेंथ पूछे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात? ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया था। नेक्स्ट टॉपिक बताओ, इस 5 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ आपसे, स्टेबिलिटी ऑफ, चलो स्टेबिलिटी भी बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। चलिए इतना लिख लीजिए और बताइए जल्दी से जवाब। बाबू रिपीट हो रहा है इनऑर्गेनिक पूरा आपका। केमिकल बॉन्डिंग मतलब कि केमिकल बॉन्डिंग तो लगभग फिर से पढ़ लोगे क्योंकि हाइब्रेशन वगैरह सब आएगा। देखिए सिंपल सी बात समझिए, रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? आप पूरा लिख लेना, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। अब आप सोचिए समझिए, नाइट्रोजन छोटा सा, हाइड्रोजन उससे भी छोटा, इतना ही बॉन्ड लेंथ होगा ना। अच्छा बिस्मथ बहुत बड़ा, हाइड्रोजन छोटा, ठीक है, लेकिन बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी कि नहीं? तो बड़े लेंथ को तोड़ना बहुत आसान है और छोटे लेंथ को तोड़ना बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ा, बॉन्ड लेंथ बढ़ा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटा, तो जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जो जल्दी टूट जाएगा वो ज्यादा होगा स्टेबल नहीं, सबसे कम होगा। यानी उल्टा कह सकते हो, जिसका रेडियस कम उसका बॉन्ड लेंथ कम, उसका बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा, तो जो जल्दी नहीं टूटेगा वो स्टेबिलिटी ज्यादा। नॉर्मल गैस टूटता है क्या? नहीं, बहुत स्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो आप कोई भी लाइन लिख लो, एक ही लाइन लिखना दोनों में से जो आपको मन करे, हालांकि ये राइट आंसर है, लिख सकते हो। यानी कि आप क्या समझे,
कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा जी, स्टेबिलिटी। तो इस बार स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका, अमोनिया का। आया बात समझ में, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो गया अमोनिया, फिर वही फिर सीक्वेंस सेम ही रहेगा, PH3 एंड देन ASH3 एंड देन SbH3। आया जवाब। अब ईमानदारी से बताओ कि ये बताने के बाद कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, बोलिए। सबको पता था। तो वही चीज होता है कि जो हम जानते हैं उसको अप्लाई करने के लिए हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा, तब वो चीजें आएंगे। नहीं तो दिमाग में रहेगा ना पीछे है, यहाँ मतलब वो टंग कहते हैं ना फॉरहेड में नहीं आ रहा, या स्लिप ऑफ माइंड हो रहा है ना टंग पे, वो है। तो ये चीजें तभी आपको याद रहेगी जब आप क्वेश्चंस ज्यादा करोगे और उसके आधार पे बताओगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिड्यूसिंग नेचर पूछा। इसमें क्या पूछा है जी, इसमें रिड्यूसिंग नेचर। बताइए सबसे अच्छा रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा। रिड्यूसिंग नेचर आप जानते हो, जो आसानी से रिड्यूस हो जाए। आसानी से रिड्यूस मतलब जो कि हाइड्रोजन जिससे रिमूव हो जाए। बताइए सबसे अच्छा रिड्यूसिंग नेचर कौन, हाँ बोलिए। BiH3 इज द बेस्ट बेटर रिड्यूस। अरे ये तो सिंपल सी बात है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो टूटेगा जल्दी जी नहीं। टूटता वही ना है जो कि कम स्टेबल हो। और टूटने, रिड्यूस मतलब नहीं होता छोटा कर देना, उसको छोटा कर दिया तो ये जल्दी कौन टूटेगा, ये। तो आप कह सकते हो कि रिड्यूसिंग नेचर जो होता है, ये सब लिखते चलना ब्रैकेट में इधर साइड में, कि बार बार यूज करेंगे ना, तो अगले बार कॉन्सेप्ट आप बताइएगा मुझे। रिड्यूसिंग नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, किसके, स्टेबिलिटी। तो बताइए रिड्यूसिंग नेचर जाएगा डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, यानी सबसे अच्छा रिड्यूसिंग नेचर कौन, बोलो। BiH3। सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन, NH3। तो आंसर लिख लीजिए। और यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए, काहे कि हाइड्राइड्स पे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं और ये वो सवाल हैं जो एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PH3 और लास्ट वन NH3। टिक करो BVI ये सब अभी हम करवाते हैं, आपको हर साल ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, JEE नीट कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव मिलेगा। तो आप बताओ कि अगर यही ऑप्शन है आपके पास, ये 5, तो इन सब में सबसे अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ कौन, हाँ NH3 बेसिक नेचर में होता है, अभी बताएं। तो NH3 के बाद PH3, उसके बाद ASH3, उसके बाद SbH3, उसके बाद BiH3। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आंसर। ये ऑप्शन हम बता देते किस में है, ये ऑप्शन है तुम्हारा NH3, हाँ ये ऑप्शन है ए में, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बन जाएंगे ना, ये लंबा लंबा क्वेश्चन है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, बस ये ऑर्डर मिलाना था कि ABCD में कौन कौन करेक्ट है कौन कौन नहीं। और एक क्वेश्चन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी 2024 में पूछा था, कौन होगा जी, BiH3, जो आसानी से टूट जाए, सबसे आसानी से टूट के क्या देगा, हाइड्रोजन। जैसे देखो 2024 में जो क्वेश्चन पूछा है उसमें एक ऑब्जेक्टिव है, वो मैं बताता हूँ, आप मुझे आंसर बताइएगा, क्योंकि इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको JEE मेन में डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। नीट में क्या ऑब्जेक्टिव है सुनिए, NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट while BH3 is a weak reducing agent। क्या सही बात है, ट्रू या फॉल्स। NH3 is a strong reducing agent। NH3 के पास जाइए पूछिए तुम स्ट्रॉन्ग हो जी ना, वो तो BiH3 स्ट्रॉन्ग है, ये तो बेचारा वीक है। आ रहा है बात समझ में, यानी कि रॉन्ग है। तो यही इसमें 4 ऑप्शन था, आपको ABCD जो भी ट्रू या फॉल्स बताने थे। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक है। तो देखो बाबू आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम लोग ऑक्साइड्स पढ़े थे फास्फोरस के, P4O6 और P4O10। याद रखो दोनों में ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितने, 6 फिक्स है, दोनों का स्ट्रक्चर का पैटर्न फिक्स है, आप देख लेना। उसके बाद हेलाइड्स पढ़े, किसका किसका पढ़े, ग्रुप 15 का हेलाइड्स पढ़े, यानी कि NF3 NCl3 NBr3 और Ni3, है ना। अब इसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका,
Na3 का, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिटी कम, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, रिपल्सन ज़्यादा, तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा, और ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी किसका ज़्यादा होगा? Na3 का। सबसे कम किसका होगा? NF3 का। कोई दिक्कत? और लास्ट ये पड़ेगा हाइड्राइड्स, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हाइड्राइड्स में आपके सामने हैं सारे एग्जांपल्स, फिर भी एक बार बात कर लो। इनका स्ट्रक्चर पिरामिडल बनता है, और याद रखिएगा इस तरह से पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाने के बाद पता चला इसमें लोन पेयर है, इसीलिए इसका नेचर कैसा? बेसिक स्ट्रेंथ। इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा था, ये लिटमस पेपर को किस कलर में चेंज करेगा? है ना, रेड टू ब्लू, क्या ये बेसिक का ये प्रॉपर्टी होता है। तो पहले पता होना चाहिए कंपाउंड बेसिक है। अच्छा, ये कंपाउंड बेसिक क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इसका आदत होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, फालतू पड़ा हुआ तो डोनेट कर सकता है, इसीलिए कैसा होगा? बेसिक इन नेचर। बोलो, बात समझ में आता है? अब चूंकि हम देखें कि इसका इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा आते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा लिया अपने पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया, इसका बॉन्ड एंगल रिपल्सन ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसी का होगा, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इसी का होगा। तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है। अगर दूसरी बात रहा स्टेबिलिटी के, तो स्टेबिलिटी का आधार क्या होता है? साइज या बॉन्ड लेंथ। तो हम देखें कि बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे छोटा होगा भाई उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा? उसके अपोजिट। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग नेचर कौन होगा? BiH3। साइज को देख के बता सकते हो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए। ये हो गया तुम्हारा ग्रुप 15 का केमिकल प्रॉपर्टी खत्म। अब कुछ कंपाउंड्स है NH3 और HNO3, बस खत्म हो जाएगा लास्ट क्लास, ठीक है। और 16, 17 जस्ट रिपीटेशन मिलेगा, ज़्यादा कुछ नया नहीं मिलेगा। तो 16, 17 में ये सब क्वेश्चन फिर से आएगा, जवाब दीजिएगा, ठीक है। रिवाइज करके आइए।